फ्रेंड्स, आज इस अध्याय से आपको क्या मिलेगा? तो सब एक्सटर्नल थेरेपीज, फिर वो कुष्ठ हो, वातरक्त हो, वात व्याधि हो, शिरशूल हो, पामा हो, विचर्चिका हो, इसमें आपको इस अध्याय से सब वो द्रव्य मिलेंगे और टेक्निक्स मिलेगी कि उसको कैसे यूज करना है, ताकि इन सभी व्याधियों में हम मास्टरी ला सके। ओके, सो आर ऑल ऑफ यू रेडी फॉर इट? वंडरफुल फीस्ट ऑफ नॉलेज दैट इज गोइंग टू कम बिकॉज इट इज आफ्टर पारायण। पारायण से रज और तम का आवरण मिटकर एक सत्या बुद्धि तात्कालिक स्वरूप में प्रवृत्त होती है, जिससे हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स so that I can understand that you all are ready. Yes, Neha ma'am is ready. Hope all of you are ready also. Great. आज एक टीका पढ़ेंगे, इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण टीका, अराउंड 12 to 15 लाइन्स की वो टीका पढ़ेंगे। उसका मीनिंग भी देखेंगे। मीनिंग इतना क्लियर होता है, कभी कभी हम संस्कृत से घबराते हैं, लेकिन द वर्ड्स यूज्ड आर सो वेरी सिंपल समटाइम्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग इजीली। ओके, ऑल आर रेडी? ग्रेट पीपल, ऑल ऑफ यू वंडरफुल पीपल यू आर। इतने सुबह सुबह आ रहे हो, मस्ती से आनंद से जुड़ रहे हैं। वेरी नाइस, वंडरफुल। यही चरक चाहते हैं हमसे कि हम डिवोटेडली उसे पढ़ें। ओके, सो टीका पढ़नी है। टाइप वाई इन द चरक बॉक्स इफ यू वांट टू, और यू वांट टिडबिट्स इधर उधर से इस अध्याय के बारे में पढ़ना है, जानना है। एक टीका पढ़ेंगे ऐसे मुझे लगता है। यस, दीप इज रेडी। सो आइए, पहले ही श्लोक पर टीका है, वो पढ़ते हैं। द्विविधम ही भेषजम अंत परिमार्जनम वही परिमार्जनम च। ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। दो प्रकार के भेषज हैं, अंत परिमार्जनम वही परिमार्जनम च। एक अंत परिमार्जन है इंटरनल मेडिसिन, एक है वही परिमार्जन। तत्र अपामार्ग तंडुलियेन पंचकर्म यवागु रूपम अंत परिमार्जनम अभिधावा अभिधायावशिष्टम वही परिमार्जनम प्रलयपाद्य आरगवदीयेन आह। अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अपामार्ग तंडुलिय अध्याय में पंचकर्म की सभी द्रव्य का मेंशन किया है, और अंत परिमार्जन करने वाले यवागुओं का वर्णन वहां पर किया है। तो जाहिर सी बात है, ये भेषज चतुष्क है, इसमें सभी की सभी औषधियों का वर्णन होना चाहिए। तो अंत परिमार्जन के द्रव्य बता दिए गए अभी इस अध्याय में। आरगवधीय जो श्लोक है, आरगवदा से एड़ गजा, इस श्लोक से वही परिमार्जन चिकित्सा बताई गई है। उच्चारण भी कैसे होता है देखिए। जब विसर्ग होता है तब उसका उच्चारण ऐसा होगा, वही परिमार्जन, आपको ही को छोड़ना है। पेशजम अंत परिमार्जनम, इस प्रकार से उसका उच्चारण होता है। यद्यपि कुष्ठ चिकित्सितम पृथक एवं चिकित्सा स्थाने भविष्यति। यद्यपि, सिंपल, यद्यपि कुष्ठ चिकित्सितम पृथक एवं चिकित्सा स्थाने भविष्यति, पृथक रूप से कुष्ठ चिकित्सा का चिकित्सा स्थान में कथन कर दिया है। तत्र एव च अवसर प्राप्ता एते आरगवदादयो वक्तुम उचितः। फिर भी यहाँ अवसर प्राप्त देखकर, अवसर प्राप्त क्या है? प्रसंग तंत्रित के वही परिमार्जन बता दिया है, सॉरी अंत परिमार्जन बता दिया है। तो अभी अवसर प्राप्त, अभी अवसर प्राप्त हुआ है। अंदर की तो चिकित्सा बता दी, लेकिन बाहर की भी तो बतानी चाहिए, तो ही वो विशुद्ध चिकित्सा होगी। इसलिए अवसर प्राप्त करते हुए आरग वदादि का वचन किया है। तथापि यह पृथक कुष्ठ योगान अभिधानेन कुष्ठस्य अनुबंधित्वेन च महारोगत्वं ख्यापयति। यहाँ पर प्रायः जो लेप बताए गए हैं वो कुष्ठ को मद्देनजर रखते हुए बताए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कुष्ठम दीर्घ रोगाणाम, उसका अनुबंध बहुत देर तक रहता है, महारोगत्व उसे प्राप्त है। इसलिए यहाँ के जो लेप है वो प्रायः उसको एड्रेस करते हुए बताए हैं। हालांकि दूसरे योग भी यहाँ पर है जो बाह्य परिमार्जन के लिए उपयोगी है। अभ्यर्थितो ही अर्थः पुनर्पुनर अभिधीयते, क्योंकि जो इष्ट होता है, अभ्यर्थितो ही अर्थः, जो इष्ट है उसका पुनः पुनः कथन करना चाहिए। हमें इष्ट क्या है? तो कुष्ठ चिकित्सा ये इष्ट है, क्योंकि ये महारोग है। कोई अनम्यूट कीजिए, सॉरी म्यूट कीजिए, जिस किसी का भी चालू है माइक। ये बार बार रोज बोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए। यू शुड टेक केयर अबाउट इट। तो अभ्यर्थितो ही अर्थः पुनर्पुनर अभिधीयते, जो हमें इष्ट होता है उसका पुनः पुनः कथन किया जाता है। इसलिए यहाँ पर भी पुनः पुनः कुष्ठ अध्याय में भी किया है और यहाँ पर भी किया है। इयं च कुष्ठ चिकित्सा अनागतावेक्षण तंत्र युक्त्या निदान स्थाने हेतु लक्षणादिभिर्लक्षितम कुष्ठम उद्देश्य उक्ता। अब यहाँ पर अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति का यूज किया गया है। अनागतावेक्षण और अतीतावेक्षण, ये दो तंत्र युक्तियां हैं, जैसे कि आप जानते हैं। अतीतावेक्षण मतलब पीछे मुड़कर देखना, सिंहावलोकन करना,
अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति मतलब आगे जाकर देखना। तो यहाँ पर अनागत आवेक्षण तंत्र युक्ति का प्रयोग किया है, मतलब आगे जो विषय कहने वाले हैं उसका पहले ही जिक्र कर देना, इसको अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति बताई गई है। जैसे कि मद मूर्छा में बताया गया है, 24वां जो अध्याय है उसमें बताया है उन्होंने चरक सूत्र स्थान 24 का कि अष्टविंशत्य औषधस्य तथा तिक्तस्य सर्पिषा प्रयोगा शस्यते तद्वत् महता षट्फलस्य च। इसकी व्याख्या करते हैं चरक सूत्र स्थान 2455 पर। ये फिर से अनागतावेक्षण से मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉस रेफरेंस से कि तिक्तस्य महतस्तथा तिक्तस्य षट्फलस्य तथा महतिक्तस्य इति संबंधः एते च तिक्त षट्फल महतिक्त घृते कुष्ठ चिकित्सते वक्तव्य। ये जो दो घृत मूर्छा और मद में आए हैं वो अनागत वेक्षण तंत्र युक्ति के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 24वें अध्याय में तिक्त सर्पिका और षटफल घृत का वर्णन किया गया है, जो कि वास्तव में आगे जाकर कहाँ पर कुष्ठ चिकित्सा में अन्यत्र उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर भी अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति से कुछ ऐसे लेखों का वर्णन किया है जो कुष्ठ अधिकार में आते हैं, कुष्ठ चिकित्सा अध्याय में आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रसंग से उन्हें वही परिमार्जन होने की वजह से वर्णन कर दिया है। यद्यपि राजयक्ष्मा प्रभृतयो अपि महारोगाः सन्ति तथापि न ते भूरि बहिपरिमार्जन विषय। राजयक्ष्मा भी महारोग की श्रेणी में आता है, लेकिन वो बहिपरिमार्जन का विषय नहीं होने के वजह से, उसकी संप्राप्ति कुछ अलग ट्रैक की वजह होने से वहां पर बहिपरिमार्जन का इतना वर्णन नहीं है, लेकिन कुष्ठ में लसिका मांस आदि की दुष्टि प्राय होने से बहिपरिमार्जन का विषय होने से वहां यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। कुष्ठ कुष्ठहर बहिपरिमार्जन कुष्ठहर बहिपरिमार्जन उपोद्घातेन च वातापहाः कोलम कुलत्थादि जो आगे योग आएगा वो वातापहा भी कहा गया है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ कुष्ठ के ही योग नहीं है, तो अन्यत्र दूसरे योग भी यहाँ पर इति आदयो अभिधास्यन्ते। किं च कुष्ठ बहिपरिमार्जन प्रयोगाणाम इदं स्वरूपम यत् शोधनानंतर प्रयुज्यमाना सिद्धि भाजो भवति। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमें कुष्ठ में सिद्धि चिकित्सा नहीं मिलती है क्योंकि हम बिना शोधन के ही लेप को प्रयुक्त करते हैं। हेलो, स्पेशली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी कोई स्किन डिजीज लेकर पेशेंट आते हैं आप उसको लेप दे देते हो, कोई ऑइंटमेंट दे देते हो, उसका आपको फल नहीं मिलता है क्योंकि अंदर से वो शुद्ध नहीं है। यदि आप उसको अंत परिमार्जन करो, वमन करो, विरेचन करो यथा अवस्था, अंत परिमार्जन करने के बाद यदि आप उसको वही परिमार्जन देते हो तो ही उसका ट्रैफिक जाम निकलता है। यदि शरीर में ट्रैफिक है, दोषों की बहुदोष अवस्था है और आप उसको लेप चिकित्सा दे रहे हो तो वो सिद्ध नहीं होती है। और ये टीका उसका उदाहरण है, यहाँ पर उन्होंने क्लियर कट वैसा मेंशन किया है। किम च कुष्ठहर बहि परिमार्जन प्रयोगाणाम इदम स्वरूपम यत् शोधनानंतरम प्रयुज्यमाण सिद्धि भाजो भवति। शोधन उपरांत किया गया हुआ वही परिमार्जन ही पूरी तरीके से सिद्ध होता है। कुष्ठ चिकित्सा में वो इस प्रकार भी कहते हैं कि स्नेहपानम ही अशुद्ध कोष्ठस्य व्याधिवर्धनम भवन्ति। स्नेहपानम ही अशुद्ध कोष्ठस्य व्याधिवर्धनम भवति। यदि आप स्नेहपान भी कोष्ठ में करते हो, अशुद्ध कोष्ठ में करते हो तो वो भी गलत है। इसका क्या मतलब हो गया कि कुष्ठ में कभी कभी आपको बिना स्नेहपान किए हुए वमन या विरेचन करवा देना है, और वो क्लासिकल वमन या विरेचन नहीं होता है, सिर्फ अंत परिमार्जन कुछ हद तक होता है। उसका वमन और विरेचन करा देने के पश्चात आप उसको लेप चिकित्सा या अंदर की स्नेहपान चिकित्सा बाद में यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर है, जो हाईलाइट किया हुआ श्लोक है इसके आगे का लाइन है जो, ये लेपाः कुष्ठाणाम प्रयुज्यन्ते निर्लुतास्त्र दोषाणाम। जब आप उसका रक्त की जो विकृति है उसको निकाल दो कपिंग थेरेपी जलों का उच्चारण करने से या सार्वदेहिक सिरामोक्षण करने के पश्चात, ये लेपाः कुष्ठाणाम प्रयुज्यन्ते निर्लुतास्त्र दोषाणाम संशोधिताशयानां सद्यः सिद्धिर्भवत्येषाम्। अगेन ये अनावत अना अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति का उदाहरण है। ये चिकित्सा अध्याय 7 में कहा गया है कुष्ठ के। वही आशय है इसका भी, बाह्य लेप कब प्रयुक्त करने हैं, जब रक्त मोक्षण कर दिया जाए। संशोधित आशयान, जब आशय शुद्ध हो जाए उसके बाद ही किया गया लेपन चिकित्सा ये सिद्धि या फलद्रूप होती है। तत्पूर्वाध्याय संशोधनम अभिधाय कुष्ठ प्रयोगान अवसर प्राप्तान अभिदत्ता आचार्येण साधु ग्रंथ निवेशः कृतः। अगेन पूर्वाध्याय में अंत परिमार्जन बताया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कुष्ठ के पहले या यहाँ पर जो भी लेप बताए गए हैं उसका प्रयोग यदि अवस्था हो तो आपको पहले संशोधन कर लेना है, फिर वही परिमार्जन करना है।
हर जगह ये ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी अल्प दोष होते हैं, तो वहां पर आप डायरेक्टली लेप चिकित्सा भी यूज कर सकते हैं। जब मध्य दोष हो या बहुदोष अवस्था हो तभी आपको शोधन करना है और फिर इन लेपों का यूज करना है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए कि कुष्ठ जो है उसकी मेन औषधि तो खदीर बताया है कि नहीं, खदीरम खदीरा कुष्ठ हराना। फिर यहाँ पर आरगवत का क्यों उल्लेख किया है? ओके, तो इसका भी टीकाकार स्पष्टीकरण देते हैं। यद्यपि च खदिरः कुष्ठ हराणाम् इति वचनेन खदिरः कुष्ठहर भेषजेषु प्रधानम् तथापि खदिरं परित्यज्य आरगवदाम् उपदिशयति कुष्ठः कुष्ठहर बहिः परिमार्जन भेषजेषु आरगवदस्यैव प्रधानत्वख्यापनार्थम्। खदीर ये इंटरनल मेडिसिन श्रेष्ठ है, आरगवद जो है ये बहिः परिमार्जन में श्रेष्ठ है, इसलिए यहाँ पर आरगवद का वर्णन आया हुआ है। टीका इज वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्लियर हो गया सबको? जो टीका हमने देखी वो क्लियर है? उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिए पहले। 50 पार्टिसिपेंट्स आर देयर टुडे, वंडरफुल, 50 लवली पीपल। और अगला जो अध्याय देखने वाले हैं हम, उसमें यही 50 है। M50 फॉर्मूला जिसे मैं बोलता हूँ, महाकषाय के 50 फॉर्मूले, ऐसे 50 लोग हमसे आज बुद्ध जुड़े हुए हैं। यस, नेहा मैम इज क्लियर विद इट, सुमोद सर को भी क्लियर है एकदम। यस सुमोद सर, 5:1 फॉर्मूला, लवली। एक वाक्य आप लिख सकते हैं, बाकी 4 वाक्य मन ही मन में बोल सकते हैं। वॉइस ब्रेक हो रहा था, सो सॉरी फॉर दैट। वैसे मेरा वाईफाई ऑन है। ओके, नेहा नंदुरकर मैडम ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, वो देखते हैं। सर कुष्ठ में लेप करने का विधान शोधन के बाद दिया गया है, एंड यहाँ भी शोधन के बाद ही लेप बताए गए हैं, कुछ सिग्निफिकेंस है क्या इसका चिकित्सा में? क्लियर हो गया नेहा डाउट? ट्रैफिक जाम होगा सभी जगह पर। जो कुष्ठ के अपन ने 7 दृश्य देखे हैं या देखेंगे, उसमें हर जगह पर स्रोतोरोध जैसी संप्राप्ति या मलिन दोष है, तो मलिन दोषों पर वो लगाया हुआ लेप भाजक पित्त पाचन करके अंदर कैसे लेके जाएगा? उसका पहले शोधन हो जाना चाहिए ठीक से, थोड़ा सा रास्ता मिल जाना चाहिए, फिर हर जगह पर वो पहुंच पाएगा ठीक से। ओके, वंडरफुल टीका, बहुत सुंदर टीका है ये। इसमें बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर भी हो जाते हैं और नए नए डाउट्स उत्पन्न भी करते हैं वो। इसलिए टीका पढ़नी है। जो क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ा है वो उनको पढ़ा हुआ रहता है, वो पढ़ने से हमें नया क्वेश्चन मिलता है और नई डायरेक्शन भी मिलती है। आगे देख लेते हैं। अभी आज आपका होमवर्क क्या रहेगा, तो आपको एक सिंपल काम करना है। इस अध्याय में कौन सी वनस्पति सबसे ज्यादा यूज की गई ये आपको ढूंढना है। ओके, आरकवत तो एक इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सी वनस्पति ज्यादा यूज की गई है ये आपको ढूंढना है। मान लीजिए वो मदन पर होगा, शिरीष होगा, तो इससे हमें एक सेकंड मेडिसिन मिल जाएगी जो कि चॉइस ऑफ मेडिसिन होगा। फिर हम बहुत सारे लेपों में उस मेडिसिन को आरकवत के साथ या अकेले भी यूज कर सकते हैं। ये सिंपल आप कर सकते हैं। सो हु ऑल आर गोइंग टू डू दिस थिंग? फाइंड आउट which medicine, which herb is used most in this अध्याय। कौन करेगा? ये सभी करेंगे? सभी करेंगे तो अपने आप वो अध्याय फिर से हमारे नजरों के नीचे से जाएगा, नई नई कुछ चीजें भी सीखने को मिलेगी। वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपका उत्साह ही मेरी ताकत है, हमारी ताकत है। वंडरफुल। अभी यहाँ पर पहले कुछ 6 लेप दिए गए हैं। कारकवदादि प्रदेह है, श्रेयावादि प्रदेह है, ऐसे 6 प्रदेह दिए गए हैं। प्रदेह और प्रलेप का भी भेद आपको पता होगा, नहीं होगा तो पढ़ लेना। कितनी मात्रा में उसका ये हो तो उसे प्रदेह कहते हैं, कितनी मात्रा में उसका लेप किया जाए तो प्रलेप कहते हैं। यहाँ पर जो श्लोक बताए गए हैं उसमें 6 तरह के योग है, जो गो पीत पित्त करने के बाद पुनः पीस कर बनाए गए हैं। मतलब क्या? चूर्ण करके गोरोचन की भावनाएं देकर, जो भी ये 6 योग है उसको चूर्ण कर लेना है और गोरोचन की भावना देकर फिर से पीसकर सुखाकर सरसों के तेल में मिक्स कर कर ये लेप दिए गए। अभी इसमें प्रैक्टिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें गोरोचन मिलता नहीं है, शुद्ध मिलता नहीं है, तो नो प्रॉब्लम अबाउट इट। आप उसको ना भी यूज करो तो भी चलेगा। जैसे अभी हम मैं क्या करता हूँ, तो इन 6 प्रदेयों में जो इजीली अवेलेबल है, जो इंपॉर्टेंट है या जिसका ज्यादा वर्णन है वो लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कॉम्बिनेशन बना के देता हूँ मैं आपको। आरंगवत चक्रमर्द इजिली मिल जाता है, वासा मिल जाता है, गुड़ूची मिल जाती है, मदन फल है, हल्दी है, दारू हल्दी है। यहाँ पर 6 द्रव्य मिल गए। फिर नीचे श्रावादि प्रदेह है, उसमें से मैंने नीम लिया, विडंग लिया। पुरुषपत्र ग्रंथादि प्रदेह है तीसरे नंबर का, उसमें से मैंने लहसुन लिया। काशी हीरा शिरीष जाने देते हैं, थोड़ा सा एम्बिगियस रख दिए, इजीली मिलते नहीं है। 4th नंबर का है फनिक जकादि प्रदेह,
इसमें कूटज भी हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, सप्तपर्ण भी नहीं, पीलू नहीं, कूट नहीं, चमेली की पत्तियां मिलती है तो उसको मार्क कर देते हैं। वचादि प्रदेह में वचा है, वचा मिल जाती है इजिली। त्रिवृत है, निकुंभ है, गैरिक है, गैरिक भी मिल जाता है, अंजन भी है। मनशीर, हरिताल आदि जो है आगे के इसमें तो अर्जुन ले लेते हैं, इसमें से मुस्ता ले लेते हैं, राल भी ले लेते हैं। अभी इनकी फलश्रुति पहले देख लेंगे क्या क्या है। तो कुष्ठ, नूतन किलास रोग, इंद्रलुप्त यानी कि गंजापन, किटिब, भगंदर, अर्श, अपची, पामा रोग। देखिए इसमें कितने अलग अलग रोग आए। इंद्रलुप्त भी आया है, मतलब इंद्रलुप्त के पेशेंट में एरियाटा में, एलोपेशिया में आप इसको यूज कर सकते हैं। दद्रु में, भगंदर और अर्श में भी बाह्य चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जो संग हो चुका है दोषों का, उसको हमें ब्रेक करना होता है पहले पहले। इसलिए वहां पर आप अर्श चिकित्सा भी देखो तो वहां पर शुरुआत में स्वेदन, अवगाह और लेप चिकित्सा यही आई हुई है, और बाद में फिर अंत परिमार्जन के औषधियां है। तो इस प्रकार से अभी हमें अपना से कॉम्बो बन गया। इस कॉम्बो को ये द्रव्य में, अभी जैसे मान लीजिए आपको भगंदर में यूज करना है, तो भगंदर की संप्राप्ति आपको देखनी होगी, या भगंदर चिकित्सा में जाकर देखना होगा कौन से द्रव्य ज्यादा यूज किए गए हैं। उस हिसाब से आप इसमें से कुछ चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से आया है वही इंद्रलुप्त। इंद्रलुप्त की संप्राप्ति किस प्रकार से होती है, इंद्रलुप्त के चिकित्सा में कौन से द्रव्यों का यूज किया गया है, वही परिमार्जन में भी कौन से द्रव्य यूज किए गए हैं, उसमें से जो कॉमन द्रव्य मिलते हैं यहाँ पर वो आपको यूज करने हैं। जैसे अभी मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। इन द्रव्यों का कॉम्बिनेशन आप आपके कुष्ठ के पेशेंट्स में, इंद्रलुप्त में, अर्श में, भगंदर में और पामा रोग में यूज कर सकते हैं। स्केबीज जैसे पेशेंट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या क्या है, आपको चूर्ण कर लेना है इन सभी का। आरगवद, चक्रमर्द, वासा, गुड़ुचि, मदनफल, हल्दी, दारू हल्दी, निम्ब, विडंग, लहसुन, चमेली की पत्तियां, वचा, गैरिक, अर्जुन की छाल, मुस्ता और राम, इसमें से जो अवेलेबल है जितनी मिलती है उसको चूर्ण करके रख सकते हैं। इन्हीं को इनकी फिर से भावना देकर आप चूर्ण करके रख सकते हैं। गोपीत पित्त यानी कि आपको गोरोचन मिलता है तो बहुत अच्छा, किसी किसी कंपनी का मिलता है, वैद्य रत्न का भी मिलता है, तो वो गोरोचन भी यूज कर करके आप भावना देकर उसको यूज कर सकते हैं। पेशेंट को बेसिक अंत परिमार्जन आप दे सकते हैं पहले, और उसके बाद ये चिकित्सा दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट शोधन के लिए तैयार नहीं होता है, या इतनी दोष अवस्था बहुदोष अवस्था नहीं होती है, तो यही आरगवत को, इसकी फल मज्जा को आप यूज कर सकते हैं। आरगवत की यदि आप फलश्रुति देखो भाव प्रकाश में, ज्वरेतु सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धिकरम परम, ऐसी उसकी फलश्रुति है। ज्वर में हमेशा पथ्य करे और कोष्ठ को शुद्ध कराने वाला है। इसलिए कुछ शोधन बिना स्नेहपान का ही आपको अभिपत्ति कर चूर्ण या आरगवद फांट, आरगवद मगज इस प्रकार से कुछ दिनों तक देकर, 7 दिन तक, 10 दिन तक देकर, उसको रूक्षण प्रधान डाइट देकर, फिर उसके बाद 10 दिनों उपरांत आप उसमें लेप चिकित्सा यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कुछ क्वेश्चन होगा तो बताइए। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी आर सीइंग। आपके सभी जो एक्सटर्नल थेरेपीज है वो क्लियर हो सकती है, बहुत यश मिल सकता है यदि हम सही तरीके से इस कंसेप्ट को समझ ले तो। सो प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक और टाइप इन द चैट बॉक्स। आपका, मैम आपका रेंज नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, सोनाली मैम। मगज वृक्षवन। जी सर, आवाज आ रहा है अभी? हाँ हाँ, लास्ट का जो बताया वो क्लियर नहीं हुआ सर इतना मुझे। कौन सा? वो आरगवद मगज और वृक्ष अन्नपान बताया ना वो। हाँ, तो देखो इन्होंने क्या बताया है कि अशुद्ध कोष्ठस्य स्नेहपानम व्याधि वर्धनम भवति, या आप उसको अंत परिमार्जन चिकित्सा जब तक नहीं देते तब तक कुष्ठ कुष्ठ पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, जो दोषों का सप्लाई है शाखा को, वो मुख्यतः कोष्ठ से ही है। कोष्ठ से ही शाखा तक दोष जा रहे हैं। डेली हम खा रहे हैं गलत तरीके से, विरोधी अन्न आदि जो हेतु है कुष्ठ के, उससे मलिन कफ बन रहा है, मलिन पित्त बन रहा है, लसिका बन रही है खराब, और वो फिर से सप्लाई कर रही है शाखा को। इसलिए उसका टॉपअप होते रह रहा है कंटिन्यूअसली। इसलिए हमें ये टॉपअप रोकना है। टॉपअप रोकने के लिए क्या करना है, तो सद्यो स्नेहन, सॉरी सद्यो वमन या सद्यो विरेचन, या दीर्घ काल तक, थोड़े दीर्घ काल तक मृदु विरेचन, क्योंकि आरगवद ये चतुर अंगुलाना प्रमोशन में श्रेष्ठ है। इसलिए आप नित्य आरगवद का सेवन करेंगे तो उसका कोष्ठ जो है वो शुद्ध हो जाएगा, कोष्ठ से शाखा में सप्लाई कम हो जाएगा, और कोष्ठ से शाखा में सप्लाई कम हो गया
तो अपने आप कुछ हद तक स्वभाव परमवाद से वो व्याधि कम होता जाएगा, नए परमाणु नहीं मिलेंगे उससे, मलिन नई परमाणु। और उसी दौरान आप उसको लेप चिकित्सा भी दोगे, और लेप में ऐसे द्रव्य है जो पाचन करने वाले भी है, जैसे मदन फल है। ये उत्कृष्ट दोषों को स्थानिक बाह्य लेवल पे भी उसको निकालने में मदद कर रहे हैं। कुछ पाचन करने वाले द्रव्य है, कुछ शमन करने वाले हैं, कुछ रक्त प्रसादन करने वाले, ऐसे द्रव्यों का ये कॉम्बिनेशन। तो ये इस तरीके से काम करता है। यस, गृह धूम मैम क्लियर हुआ? यस सर, यस, थैंक यू। यस। फिर गृह धूम है, अंजन है, ये भी वहां पर आया हुआ है, जहां पर बहुत ही चिरकालीन कुष्ठ होता है ना, बहुत दिनों से। आप एक्जिमा के पेशेंट देख लिए, बहुत कभी कभी बहुत पुराने आते हैं, 20 20 25 25 साल पुराने दद्रु के पेशेंट्स, या एक कुष्ठ कीटिक कुष्ठ एक्जिमा के पेशेंट्स आते हैं। उनमें आपको वात हर चिकित्सा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो वहां पर गोधूम जैसा द्रव्य या गृहधूम भी वहां पर लेप के स्वरूप में यूज करना होता है। एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? श्लोक नंबर 5। तो गुरुआ धूमादि करके एक चूर्ण मिलता है, एग्जैक्ट उसकी फलश्रुति मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। और अंजन का भी आई डोंट नो व्हाट इज द रोल इन इट, उसकी भी फिर से लक्षण देखने पड़ेंगे। किसी को पता होगा तो प्लीज बताइए, गृहधूम और अंजन इसका क्या रोल है कुष्ठ में। देखेंगे, आज ढूंढेंगे सब मिलके। ओके। सिर्फ दो द्रव्य को नोट करके रखिए, कोल कुलत्थ, ये बहुत बार ग्रंथों में आया है, ये जोड़ी आई है, हस्बैंड एंड वाइफ, कोल कुलत्थ, कोल कुलत्थ बहुत बार आया है। कोल कुलत्थादि लेप है, कोल कुलत्थादि बस्ती में भी है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, ये भी हमें ढूंढना है। ये खासकर यहाँ पर जो आया है कोल कुलत्थादि लेप, ये वातामयीनाम प्रदेहा, इसका मतलब आपके पास कोई वात व्याधि के रुग्ण आते हैं, फिर वो जानुसंधि शूल से लेकर पक्षवत तक के, उसमें भी लेप चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम बहुत बार लेप चिकित्सा को सिर्फ कुष्ठ तक सीमित रखते हैं, जो कि हमें नहीं रखना है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। डलन ने बताया है कि स्किन से दी हुई औषधि 15-20 मिनट पर मिनट में अस्थि धातु तक, मज्जा धातु तक पहुंच जाती है। इसका मतलब लेप चिकित्सा का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो अभी वातामयी नाम प्रदेहा, वातामय में भी उन्होंने कौन से लेप बताए देखिए, बेर, कुलत्थी, देवदारू, रासना, उड़द, अलसी, तेलफल, कुष्ठ बचा, यवचूर्ण। इसमें से आप कुछ कुछ उठा के देख लीजिए। उड़द इजीली अवेलेबल है, अतसी इजीली अवेलेबल है, कुलत्थ इजीली अवेलेबल है, फिर वचा, शतावा, यवचूर्ण, इन 5-6 लोगों का भी आपने चूर्ण कर दिया, और उसको दशमूलारिष्ट में मिक्स करके भी आप लेप दे सकते हैं, एरंड तेल में मिक्स करके लेप दे सकते हैं, यथा अवस्था आपको क्या यूज करना है। ये स्लिप डिस्क के पेशेंट में भी आप दे सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, वात व्याधि बोलने के बाद आपको क्या अपेक्षित है, और कौन से द्रव्य का चॉइस करना है, पाचन वाले ज्यादा चाहिए, रक्त प्रसादन वाले ज्यादा चाहिए, या आपको इसमें से चूज करके यूज करना है। कोल मतलब बेर, बेर के 3 प्रकार बताए, करकंदू, कोल, और ये तो छोटा बेर जो होता है उसको कोल कहते हैं, बदर। एक उदर पीड़ा नाशक लेप है, बहुत ही सुंदर है, ये मैंने पेशेंट्स में यूज भी किया है, हमारे गुरु महाराज ने उनको दिया था एक बार, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट था। यव का चूर्ण लेना है, यव की पाउडर, उसमें तक्र मिला देना है और यवक्षार डालना है। सिंपल टू रिमेम्बर ऑल्सो, यव और यवक्षार तक्र में मिक्स करते हुए आपको उसका गरम गरम लेप लगाना है पेट के ऊपर। तो इंस्टेंटली उदर शुल्क कम होता है। इंस्टेंटली मतलब कितने इंस्टेंटली, तो विद इन 10 to 15 मिनट से लेकर 48 मिनट्स तक और मैक्सिमम 3 आवर्स तक कोई भी उदर शूल का पेशेंट होता है, फिर वो अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड हो, या तो एसिडिटी की वजह से उसको हो रहा हो, या आमाजीर्ण की वजह से हो, तो वहां पर ये लेप बहुत सुंदर काम करता है। सिर्फ यवक्षार प्योर चाहिए, यव का चूर्ण चाहिए, तक्र अच्छा शुद्ध चाहिए, ताजा बनाया हुआ, और इस सबको मिक्स करके लेप गरम करना है और पेस्ट जैसा बनाकर पूरे उदर पर लेप करना है। गैसेस की कंडीशन है, छोटे बच्चे हैं जिनका अधमान से की वजह से तकलीफ होती है, उनको भी आप ये लेप बाह्यतः लगा सकते हैं। वात व्याधि नाशक और एक लेप आया है, हर जगह पर देखिए, शतावा और वचा, इसका बहुत ज्यादा यूज किया गया है वात व्याधि के कंडीशन में। तो इसका क्या रोल हो सकता है एक्सटर्नली, वो भी आप ढूंढिएगा। वात व्याधि में अम्ल द्रव्य को उन्होंने जानबूझकर यूज किया है, इसका भी सिग्निफिकेंस क्या है वो ढूंढिएगा। वात व्याधि में कोल जैसा द्रव्य है, और बाकी जगह भी अम्ल द्रव्यों के साथ प्रलेप करने के लिए बताया है। वात रक्त, इसके भी काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। वात रक्त मतलब गाउट नहीं, लेकिन गाउट
बहुत बार वात रक्त से मैच करता है। तो गाउट की कंडीशन, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनमें सुबह उठने के बाद पैर जमीन पर टेकने नहीं देते, है ना, तो वहां पर शूल भी होता है, दाह भी होता है, बहुत बार दोनों कंडीशन होती है। तो वहां पर यहाँ का लेप बहुत सुंदर है, जिसमें यष्टि है, सोफ है यानी कि शताववा है या मिश्रेया है, और घृत है, कसेरुका है, चिरौंजी यानी कि क्या कहते हैं उसको, चारोड़ी मराठी में बोलते हैं वो है, और मिश्री है। तो इस प्रकार का आप कॉम्बिनेशन बनाकर पात रक्त के पेशेंट को भी लेप में दे सकते हैं। अभी आज से हमें क्या करना है, हमारा कोई भी पेशेंट क्यों ना आए, उसको वही परिवारजन कुछ दे सकते हैं क्या नहीं, इस व्यू से हमें देखना है। पहले अध्याय से हमें चश्मा मिला सामान्य और विशेष का, हर एक इसमें व्याधि में हमें सामान्य विशेष क्या ढूंढना है। सेकंड अध्याय से हमें चश्मा मिला मात्रा कालाश्रया युक्ति, मात्रा और काल, कितनी मात्रा में लेप देना है, कितने दिनों तक देना है, ये वहां से मिलेगा। तीसरे अध्याय से हमें मिला है कि अलग अलग प्रकार के द्रव्य है, लेकिन कौन पाचन जाती है, कौन रक्त प्रसादन वाले है, कौन शमन वाले है, कौन वाताहर है, इस प्रकार का एनालिसिस करके योजकः तत्र दुर्लभः, उचित योजना कर करके इनमें से जो इजीली अवेलेबल है, जो अनएम्बिग्युअस ड्रग है, उनको मिक्स कर करके आपको लेप चिकित्सा देनी है। तो यही इस अध्याय का टेक अवे मैसेज है कि आपको सिर्फ बाह्य चिकित्सा स्किन में ही नहीं है, हर जगह पर आप वही परिमार्जन चिकित्सा यूज कर सकते हो। एंड इट डिपेंड्स सोली ऑन टू द थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ द वैद्य, वो कितना ब्रॉडली थिंक कर सकता है, अंदर उसका सामान्य विशेष कितना स्ट्रांग है बुद्धि के लेवल पर। अगर वो बुद्धि के लेवल पर सामान्य विशेष बहुत स्ट्रांग होगा, तो आप लिटरली हर एक व्याधि में वही परिमार्जन चिकित्सा यूज कर सकते हैं। यवचूर्ण का प्रमाण और यवक्षार का प्रमाण कितना लेना है, तो अमूमन तौर पर एक 3 ग्राम यदि यवचूर्ण लेते हैं आप, तो उसका 1/5 यवक्षार लेना है ना। ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ये प्रैक्टिस से आया हुआ है, अभ्यास से आया हुआ है। तो आप यवचूर्ण का 1/5 यवक्षार चूर्ण उसमें डाल सकते हैं। शिरशूल नाशक भी लेप आया हुआ है। तो शिरशूल के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अर्धाव भेदक के हैं, माइग्रेन के हैं, जो भी है, वहां पर चंदन आपको अवश्य यूज करना है, श्वेत चंदन का लेप, और उसके साथ फिर थोड़ा सा माइल्ड पाचन जाती है, दूसरा भी आप कुछ यूज कर सकते हैं। या टिपिकल वात शिरोशूल होगा तो उसमें तगर जरूर यूज करना, और पित्त जातीय होगा या पित्त अणुबंधी होगा तो उसमें उत्पल यानी कि या तो कोई कमल के पत्ते, उसका चूर्ण चंदन के साथ आप मिक्स कर कर घृत के साथ लेप लगा सकते हैं। यष्टि को भी आपको यूज करना है, यष्टि चंदन का लेप भी बहुत अच्छे से काम करता है। और कुछ मात्रा में वहां पर इलायची भी आपको कूट कर उसमें डालनी है चूर्ण में। सुगंध की वजह से बहुत बार जो शिरशूल के पेशेंट्स होते हैं उनको एक गंध का प्रॉब्लम रहता है, ये आप ऑब्जर्व कीजिएगा। या तो उन्हें इरिटेशन होता है किसी गंध से, या तो गंध ले ही नहीं पाते, एनोस्मिया जैसी कंडीशन होती है। तो उसमें भी आप पाचन करने वाला गंध जातीय द्रव्य जैसे एला है वैसे आप यूज कर सकते हैं। विषनाशक लेप है। तो विषनाशक लेप मतलब क्या, जहां जहां पर कोई कंडीशन होगी विष की, बहुत बार आम विष की वजह से भी कुष्ठ जैसी कंडीशन या ददरू जैसी कंडीशन होती है, तो वहां पर आपको निर्गुंडी का प्रदेह भी लगा दिया। एक बार मेरा निर्गुंडी का लेक्चर सुनिएगा यूट्यूब के ऊपर, उसमें से भी निर्गुंडी के बहुत सारे यूजेस बताए, उसमें से एक यूज है सिंधुवार का, वो है विषग्न प्रभाव है उसका। तो आप एक्सटर्नली भी उसका लेप लगा सकते हैं। आप विष को कौन से डायमेंशन में पेशेंट में देख रहे हैं उसके हिसाब से वो काम करेगा। बात रखते हैं, और 2 लेख तो है ही यहाँ पर, 21 नंबर का 22 नंबर का श्लोक, पवने सरकते जो बताया है वो वाला, और 22 वाला जो है उसमें भी रक्त अनिल अर्तिम प्रणुदेत प्रदेहा, इसमें भी बात रक्त के ही लेप है। ये सर ने पूछा है गोधूमादि लेप में क्या यूज कर सकते हैं गोट्स मिल्क की जगह, आइडियली जो बताया वही यूज करना चाहिए। अमेजोन पे भी गोट मिल्क मिलता है, अगर आप सच में यूज करना चाहते हो, या पेशेंट सच में वैसा है कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप वहां से उसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, उसके कैप्सूल्स गोट मिल्क के जो मिल्क पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं, उसको क्रश कर कर भी आप उसका लेप बना सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, गाय का दूध आप यूज कीजिए। ओके।
इजंट दिस अ वंडरफुल अध्याय। हम देखने उसको सिर्फ आरगवदीय नाम के सिर्फ स्किन आता है हमारे मन में, विचर्चिका या कुष्ठ जैसी कंडीशन, लेकिन कितनी जगह पर इसको यूज किया जा सकता है आप सोचो। और आज से ये एक प्रण करना है कि मैं सोचूंगा तो भी एटलीस्ट जो भी पेशेंट सामने आए उसको एक्सटर्नल थेरेपी में कुछ दे सकता हूँ क्या, ये आपको सोचना है। 3 ऐनक हमें मिल गए हैं, सामान्य विशेष का, मात्रा कालाश्रय युक्ति का, और थर्ड में वही परिमार्जन का। इन 3 ऐनक से हम आगे बढ़ेंगे। आगे के भी जो अध्याय है 4th 5th 6th, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये पहले का हम नॉलेज साथ में रखते हुए आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यस वंडरफुल। और शेयर भी करते जाइए प्लीज, ग्रुप पे एक्टिव रहिए, क्वेश्चंस पूछिए। आज थर्ड अध्याय से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चनिंग होगा। आपको पढ़ना भी है तो मजा आएगा। जो भी होमवर्क किया है, टास्क दिए, उसको पढ़िए ताकि वो अध्याय और क्लियर हो जाए, और डाउट्स क्लियर हो जाए, नए डाउट्स उत्पन्न हो जाए, ताकि हमें और उत्सुकता है पढ़ने की। बहुत ही कम लोग एक्टिव है ग्रुप पर, हालांकि बहुत कम टाइम रखा है क्योंकि हमें मिनिमम यूज करना है व्हाट्सएप का, नहीं तो फिर हम एक चर्चा जो है वो बहुत दूर तक चली जाती है। तो मिनिमम टाइम है, उसमें क्वेश्चंस पूछिए, सॉल्यूशंस भी दीजिए। ये जो चीजें हम सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना उतना ही ज्यादा जरूरी है पेशेंट्स में। और जो भी आपको केस रिजल्ट्स मिलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वो भी शेयर कीजिए। सर हमने आरगवद का ये कॉम्बिनेशन जो आपने बताया था ये लेप यूज किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला उसमें। नो प्रॉब्लम, वो शेयर कीजिए, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फाइंडिंग। रिजल्ट क्यों नहीं मिला फिर हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। यह सीतोपला वहां पर आई है क्योंकि रक्त अणुबंधी कंडीशन है वहां पर, रक्त की विदग्ध अवस्था का शमन करना है, इसलिए कुछ लेपों में सीतोपला का वर्णन है, यानी कि शर्करा सीतोपलादी चूर्ण में जो यूज करते हैं वो। सर एक क्वेश्चन था। हम्म मतलब थोड़ा अधिकरण से है, लेकिन कुष्ठ का संदर्भ आया है इसलिए कुष्ठ के हम्म बारे में एक क्वेश्चन है कि हम्म चरकाचार्य ने बताया है कि वातोत्तरीषु सर्पी, मतलब हम्म वातोत्तर कुष्ठ में सर्पी पान करना है ऐसा। और बराबर। ज्वर चिकित्सा में भी सर्पी पान की अवस्था बताई है कि वातोत्तर हम्म अवस्था, कपक्षीण अवस्था और दोष का पक्व अवस्था ऐसे। हम्म लेकिन सुश्रुत संहिता में सर ऐसा दिया है कि सभी प्रकार के कुष्ठ में स्नेहपान पहले यूज करना है। तो कैसे सोचे हम्म सर, मतलब कंफ्यूजन होता है कि अलग अलग ग्रंथ में थोड़ा अलग हम्म अलग बताया है, तो हम कैसे सोचे फिर। सही बात है। अब इसमें एक तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि कुष्ठ की संप्रप्ति सुश्रुत के अनुसार क्या है, कुष्ठ या अध्याय किसके आगे पीछे आया गया है, और कुष्ठ का नजरिया क्या है, क्योंकि चरक जो है वो अग्नि की नजरिए से हमेशा कुष्ठ देखते हैं, इसलिए उसमें उन्होंने अंत कुष्ठ का परिमार्जन करने के बाद चिकित्सा है, जबकि सुश्रुत जो है वो रक्त की नजर से कुष्ठ को देखते हैं। ऐसा शायद होगा। अगर वो रक्त की नजर से देखते हैं, सिर्फ शाखा पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट स्नेहपान बता दिया है कि डायरेक्ट वो प्रभाव से उधर जाकर काम करेगा। लेकिन चरक ने हमेशा पहले पाचन को, शोधन को एम्फोसिस किया और बाद में चिकित्सा बताई। फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ और फिर बताता हूँ। सुश्रुत का मैंने नहीं पढ़ा है कि एग्जैक्टली उसकी उनकी संप्राप्ति क्या है, वो पढ़ने के बाद समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। जी सर, रेफरेंस बताती हूँ। हाँ सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 9 नंबर का अध्याय, 7 नंबर का सूत्र, एक मिनट लिख लेता हूँ, सूची 9/7। 9/7। ओके। यस, आज ये पढ़कर हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। वेरी नाइस। ऐसा इंक्विजिटिव माइंड चाहिए हर टाइम। क्वेश्चन योरसेल्फ, मुझे सच में समझा है या टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ श्लोक को। टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना है, हर एक चीज पे क्वेश्चन आना चाहिए आपको, अरे सच में ऐसा है क्या। आज अमन सर ने, निधि मैम ने, सोनल मैम ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर वो गोधुमादि लेप गरम करके लगाना है। बात रक्त में है ना। वाते स रक्ते सघृतम प्रदेहो गोधूम चूर्ण नहीं नहीं, ऐसे ही चगलीपय। लगाना है, गर्म नहीं करना उसको। मिक्स होने के लिए अच्छे से गर्म कर लीजिए, लेकिन ठंडा होने के बाद लगाना, क्योंकि रक्तवातज कंडीशन है ना, विदग्ध अवस्था है, दाह प्रदान कंडीशन है। ओके सर। और प्रपोर्शन कितना सर? क्या क्या कंटेंट्स है उसमें। गो गोधूम घृत और चगलीपय। बस 3 ही चीजें है ना। तो अभी उसका प्रोपोर्शन लेप के हिसाब से रहेगा, जैसे अभी 1 चम्मच गोधूम लिया
तो उसमें लगभग आधा चम्मच घी लगता है, और लेप होने के लिए जितना आवश्यक है उतना दुग्ध मिक्स करना है। मतलब पतला लेप करना है या प्रदेह है क्या प्रलेप है वो, प्रदेह? या वैसे मेंशन नहीं। तो प्रदेह का देखना, प्रदेह के लिए 1/4 है या हाफ है, एक बार देखना कितना लगाते हैं उसके लिए। ओके सर। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 1 प्रदेह के लिए मेरे ख्याल से 1/4 अंगुली है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसका लेप लगाना है उसमें। Hello, namaste, sir. यस मैम। I would like to know your opinion on like when Acharya Charaka gives our combination of dravyas like Pushtam, Haridre, Surasam, Patolam, Nimbashwagandhe, Suradhar, Shidru, etc. Is it like that combination? I mean, the combination has to be used or मैम any specific? जस्ट अ मिनट, एक्चुअली ना 1 मिनट में मीटिंग खत्म